सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का मिड पॉइंट आ गया है। कैश में पता ही नहीं चला कब 2 दिन निकल गए ठीक है, वेडनेसडे आ गया भाई और क्यूज बढ़िया है। अब वैसे भारतीय बाजार भी अपने आप में बढ़िया ही कर रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन चाल बढ़िया है और आज भी बढ़िया गैप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ग्लोबल समीकरण बहुत बढ़िया बैठ रहे हैं। पहला, यूएस के मार्केट्स खूब तेजी में है। कल चौथा स्ट्रेट सेशन था मजबूती का और कल रिकॉर्ड हाईस पे यूएस के मार्केट्स। हम क्या डाइजेस्ट कर गए थे? फ्लैट यूएस फ्यूचर्स। एक्चुअली वहां पे 1.5-2% के तीनों बेंचमार्क्स में उछाल था। दूसरा, यूएस की बॉन्ड यील्ड्स मैसिवली कूल ऑफ हुई हैं। 4.7 पे परेशान कर रही थी, 4.6 की तरफ आ गई है। 4.62 था आपसे कुछ देर पहले, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। तीसरा, कच्चा तेल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल 86 पे छोड़ा था, 79.5 79.6 पे खड़ा हुआ है। $6-6.5 ये भी कूल ऑफ होता हुआ। क्यों? क्योंकि यूएस में उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी साहब का बयान कि हम ईरान के साथ जल्दी एक डील करने की तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, और एज अर्ली एज ट्यूसडे और वेडनेसडे। हालांकि ईरान ने ऐसा कुछ रेसिप्रोकेट तो नहीं करा जेस्चर, लेकिन कूल ऑफ हुआ है। दूसरी तरफ वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बयान, ओमान के साथ बातचीत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, तो तमाम डेवलपमेंट्स के बीच में इस तरह से कूल ऑफ हो गया। ग्लोबली सारे ज्यादातर मार्केट्स बढ़िया कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी उसी तर्ज पे बढ़िया खुलने की कर रहा है तैयारी। ऐसे में कौन से 20 स्टॉक्स हैं जो होमवर्क के तौर पे आप अपने रडार पर रखें, उसकी शुरुआत कर देते हैं। नुपुर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल काफ़ी पॉजिटिव संकेत है, ग्लोबल संकेत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सर। डे 3 ऑफ कैश तो इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एक्सपायरी भी हो गई तो आज एक नया सेशन वीकली के तौर पर, और देखना पड़ेगा कि मंडे जैसा होता है या फिर ट्यूसडे जैसा या वेडनेसडे के एक अलग निखर के आते हैं रंग, वो इंपॉर्टेंट होगा। आरबीआई की पॉलिसी हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट कुछ वहाँ से एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्रूड की बात करें तो $80 के नीचे अब आ चुका है, तो उसके तर्ज पे भी मैंने अपनी लिस्ट में कुछ स्टॉक्स को शामिल किया है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो खबर आई थी, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया इंश्योरेंस कंपनीज को लेकर, तो इंश्योरेंस कंपनी जो जनरल इंश्योरेंस कारोबार में कंपनीज काम करती हैं वो आज फोकस में रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस है, अब वहाँ पर कुछ चीज़ें मैंडेटरी की गई है, यानी कि कंपल्सरी की गई है। जहाँ पे 2 व्हीलर जो सेगमेंट है वहाँ पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 6 साल के लिए मैंडेटरी किया गया है, और 4 व्हीलर की बात करें जो फिलहाल 3 साल का होता है उसे बढ़ा के 4 साल का कर दिया गया है एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी कि जब आप व्हीकल खरीदेंगे उस समय जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है उसमें कुछ बदलाव किए गए और ये मैंडेटरी बदलाव किए गए। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए काफ़ी फोकस में, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। पहला स्टॉक है ICICI लोम्बार्ड, यहाँ पे आपको फोकस करके चलना है। जेफरीज की तरफ से भी रिपोर्ट आती हुई दिखी और उनका भी कहना है कि मल्टीपल पॉजिटिव जो टेलविंड्स यहाँ पर निकल के आए सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट की वजह से, उसके चलते आज स्टॉक फोकस में रह सकता है। जेफरीज का ये भी कहना है कि अब हायर इन्वेस्टमेंट लेवरेज यहाँ पे कंपनीज को मिलती हुई दिखेगी। रेवेन्यू पोटेंशियल काफ़ी ड्राइव होते हुए नजर आएगा। इनकम, फ्लोट इनकम की बात करें तो 2 से 5% तक बढ़ सकता है। मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ICICI लोम्बार्ड के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। इंटरेस्टिंगली एक और इसी स्पेस का स्टॉक है जो जेफरीज को ICICI लोम्बार्ड से भी ज़्यादा पसंद है, इसी खबर पर उसको भी मैंने अपने लिस्ट में शामिल किया है, वो है गो डिजिट। यहाँ पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। जो खबर है वो इस कंपनी के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव, और इनफैक्ट जेफरीज का ये मानना है कि गो डिजिट जो है वो लार्जर बेनिफिशरी यहाँ पर निकल के आता है कंपेयर टू ICICI लोम्बार्ड। लेकिन खबर दोनों कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, तो दोनों को मैंने अपनी लिस्ट में शामिल। थर्ड पार्टी प्राइस हाइक जो है वो टेबल पर है। अब हो सकता है ये कंपनीज जो है प्राइस हाइक भी करे, जिनसे इनके जो रेवेन्यूज है और जो मार्जिन्स होते हैं वो भी आपको पॉजिटिव तौर पर जो है वहां पर एक इंक्रीमेंट आने वाले क्वार्टर्स में नजर आए। तो खबर के चलते ICICI लोम्बार्ड और गो डिजिट ग्रीन में रह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। सारी जनरल इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस वाली कंपनीज आज फोकस में। 2 नतीजे आ रहे थे निफ्टी के, दोनों कल बाजार बंद होने के बाद आए। एक था ONGC, दूसरा था भारती एयरटेल। ONGC टीम में नहीं जा रहा है, नंबर्स अच्छे थे पर क्रूड करेक्ट कर गया है, तो ENP कंपनीज के लिए फंस गया मामला। भारतीय एयरटेल को ग्रीन जरूर ले जा रहा हूं, हालांकि अच्छा है, बहुत दिनों तक थकने के बाद स्टॉक थोड़ा तो लो लेवल से चल चुका है, पर बहुत सॉलिड नंबर्स हैं।
जो स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे उससे रेवेन्यू ने बीट डिलीवर करा, मार्जिन एक्सपेंशन बढ़िया था, ऑपरेशनल मैट्रिक्स हो चाहे मोबाइल, होम, एंटरप्राइज वर्टिकल, सब बढ़िया डिलीवर करके गए। इंडस्ट्री लीडिंग आरपू एक्सपेंशन है, रिकॉर्ड पोस्टपेड एडिशंस करें और होम बिजनेस में सॉलिड ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट इवन अगर मैं नेट डेट टू इबिटा देखूं तो वो भी कूल ऑफ, मतलब उसमें भी डीलेवरेजिंग। तो नंबर्स अच्छे आए, तिमाही दर तिमाही 0.6% बढ़ी, एक्सपेक्टेशन से बेहतर। मार्जिन्स 57.4 पे आए हैं, बाजार उम्मीद थी 57.1 की, तो 30 बेसिस पॉइंट बाजार उम्मीद से बेहतर ही देखने को मिले और मुनाफा तिमाही दर तिमाही 11.5% का जंप दिखाता हुआ। आरपूस जिसकी मैंने बात करी थी 257 से बढ़ के 264 पे, सब्सक्राइबर एडिशन भी सीक्वेंशली बढ़िया। इंडिया मोबाइल रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से बेहतर आती हुई। तो नंबर्स लार्जली हर पैमाने पे बढ़िया है, भारतीय एयरटेल के नंबर्स पे थम्स अप है। दूसरे नंबर्स जो अच्छे लगे वो मैरिको थे, सॉलिड परफॉर्मेंस डिलीवर करा है। मेरे ख्याल से तमाम मेजर ऑपरेशनल और फाइनेंशियल मैट्रिक्स पे जो स्ट्रीट मान के चल रहा था उससे बेहतर नंबर मैरिको ने डिलीवर करके दिए हैं। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इनका डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ, इंडिया वॉल्यूम ग्रोथ 11% साल दर साल, पिछले 20 तिमाहियों में सबसे बेहतर। और उसमें भी इनके जो कोर ब्रांड्स हैं वो एक्सेलरेट कर रहे हैं। पैराशूट कोकोनट का वॉल्यूम 10% बढ़ा, वैल्यू एडिड हेयर ऑयल जैसे VHO कहते हैं, ये 23% वहां पे वैल्यू ग्रोथ और 10% वॉल्यूम ग्रोथ आई है। आय 23% बढ़ती हुई, इबिटा 25% बढ़ा, मार्जिन 60 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए। स्ट्रीट मान रहा था कि 30 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे। तो कच्चा तेल सरदर्द था पर कोपरा के प्राइसेस गिर रहे थे, मैरिको ने उसका फायदा उठा लिया, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा फायदा उठा लिया और मुनाफा 27% बढ़ा। तो अच्छे नंबर्स, दोनों इन ग्रीन है। दोपहर अगले कौन से? बिल्कुल, अगला जैसे कि आपने क्रूड की चर्चा की, $80 के नीचे आ चुका है, तो जिनके लिए रॉ मटेरियल होता है वो कंपनीज फोकस में आती हुई नजर आती है। पिडीलाइट पे आपको फोकस करके चलना है। इनफैक्ट कल मार्केट के दौरान इसके नंबर्स भी आए थे, क्रूड का भी फायदा इस कंपनी को मिलेगा क्योंकि भाव अब कम होते हुए नजर आ रहे हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट देखे तो काफी पॉजिटिव यहाँ पर आती हुई दिखी। जब क्रूड के प्राइसेस भी हायर लेवल पे थे, डिस्पाइट दैट Q1 के नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग आए, मार्जिन्स में भी अच्छा खासा बढ़त यहाँ पर आती हुई दिखी है। Q1 की स्ट्रॉन्ग बीट और मार्जिन में अपटेक प्राइस हाइक की वजह से देखने को मिला है। अक्रॉस द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी ने प्राइस हाइक लिया है। ब्रोकरेज की बात करें तो जेफरीज की तरफ से होल्ड की जो रेटिंग है उसको मेंटेन रखा है, 1610 रुपए का लक्ष्य नजर आएगा। उनका कहना है कि Q1 बीट था, मार्जिन ने हैवी लिफ्टिंग करी है, प्राइस हाइक अक्रॉस द कैटेगरीज यहाँ पर देखने को मिली और डिस्पाइट प्राइस हाइक कोई भी वॉल्यूम पर इम्पैक्ट नहीं आया है। ये सबसे बड़े ट्रिगर पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर निकल के आया। वॉल्यूम ग्रोथ हेल्दी रही 11% की YOY बेसिस पे और CNB सेगमेंट की भी बात करें वहाँ पर भी वॉल्यूम ग्रोथ ऑलमोस्ट 12% की देखने को मिली और B2B जो कारोबार है कंपनी का वहाँ पर भी 7% की वॉल्यूम ग्रोथ आती हुई दिखी है। मैक्वेरी की भी रिपोर्ट है, उनका भी यही माना कि ग्रॉस मार्जिन में अच्छा खासा अपटिक देखने को मिला जिसकी वजह से Q1 में बीट देखने को मिली। हालांकि उनको एक्सपोर्ट्स के कारोबार में थोड़ी कंसर्न्स नजर आई, वहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन मैनेजमेंट का मानना है कि ये आगे चल के ऑफसेट होते हुए नजर आएगा। तो क्रूड का बेनिफिट डेफिनेटली इस कंपनी को मिलता है। जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस गिरते हैं तो आपको रेवेन्यूज और मार्जिन्स में एक अच्छा खासा अपटेक देखने को मिलता है। ऑलरेडी कंपनी ने प्राइस हाइक लिया तो डबल इम्पैक्ट जो है, डबल पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक मैंने ONGC सर ले ही लिया अपनी लिस्ट में क्योंकि नंबर्स की बात करें तो नो डाउट नंबर्स बहुत अच्छे हैं। 59% मार्जिन्स की एक्सपेक्टेशन थी, 61% के मार्जिन्स कंपनी ने दर्ज किए। डेफिनेटली जब क्रूड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो अपस्ट्रीम OMC कंपनीज के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। हालांकि क्रूड का इम्पैक्ट आज देखने को मिल सकता है, लेकिन नंबर्स की बात करें तो नो डाउट यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है कि नंबर्स ने बीट किया हर एक पैरामीटर पे। रेवेन्यूज ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे, 13,000 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यूज में 29% की ग्रोथ है और कंपनी का कहना है कि नई जो डिस्कवरीज है दो, उससे भी आगे चल के ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वेल गैस के जो रेवेन्यूज है वो भी ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के आसपास आते हुए नजर आए। तो नंबर्स के लिहाज से मैंने इसे ग्रीन रखा है, काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर ONGC के लिए। सॉलिड क्वार्टर, बिल्कुल सही। दो ग्लोबल क्यूज पे डिपेंडेंट स्टॉक्स, एक तो OMCs में HPCL, हालांकि तीनों OMCs फोकस में रहेंगी क्योंकि आपके लिए 86 वाला ब्रेंट 79, 80 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इनके लिए तो सीधा सीधा पॉजिटिव।
HPCL क्योंकि ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है सीधे क्रूड को सबसे ज़्यादा तीनों में, इसीलिए इसको मेंशन कर दिया। पर मुझे लगता है तीनों में एक सेक्युलर इंप्रूव मूव तो देखने को मिल ही रहे होंगे। HPCL इन ग्रीन, ब्रेंट की स्टोरी पर। अब बाकी एलाइट सारी स्टॉक्स जो कच्चा तेल को इनपुट के तौर पे जैसे नूपुर मेंशन करी थी, सब फोकस में रहेंगे आज। दूसरा IT फोकस में होगा, उसमें मैं इन्फोसिस के साथ जा रहा हूं। बाकी IT भी आमतौर पे एक साथ ही इन टैंडम सारे लार्ज कैप्स मूव करते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा क्यों क्या था कच्चे तेल के अलावा? यूएस की बॉन्ड यील्ड्स, ट्रेजरी यील्ड्स कूल ऑफ होना, मैसिवली कूल ऑफ होना। वो अपने आप में IT के लिए फंडामेंटली पॉजिटिव है, सेंटिमेंटली पॉजिटिव होती है। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक वैल्यूएशन मल्टीपल्स के लिहाज से, दूसरा क्लाइंट डिमांड स्पेंडिंग एनवायरनमेंट के लिहाज से। तो अभी तो सेंटिमेंट्स हैं, कल को यील्ड फिर जंप करेंगे तो बात अलग है। आज सेंटिमेंट पॉजिटिव है। क्यों कहते हैं सेंटिमेंट पॉजिटिव? डिमांड के लिए। भाई सबसे बड़ा इंडियन IT का ग्राहक कौन है? BFSI सेक्टर यूएस का। BFSI सेक्टर के लिए हायर रेट्स होंगी, वॉलेटाइल यील्ड्स होंगी, तो वो स्ट्रेन करता है उनके हालात को और उनकी डील वेलोसिटी रिड्यूस करता है। जैसे ही कूल ऑफ होते हैं तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव हो जाता है, ऐसा लगता है IT के लिए अच्छे दिन आ गए। तो इसीलिए दोनों तरह से इंडियन IT फोकस में। इन्फी के थ्रू स्टोरी को एक्सप्लेन कर दिया, बस 4 हो गए। अगले 2 ऊपर कौन से होंगे हमारे? अगले 2 नतीजों के चलते ही मैंने अपने लिस्ट में रखा है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। यहाँ पर भी नतीजे देखे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। इनफैक्ट 200 बेसिस पॉइंट से मार्जिन इंप्रूवमेंट इस क्वार्टर में आते हुए नजर आया। मुनाफा ऑलमोस्ट 26% की ग्रोथ देखने को मिली, 45 करोड़ से इंप्रूव होके 57 करोड़ के आसपास रहा है। रेवेन्यूज़ में 16.5% की ग्रोथ है। कामकाजी लेवल पर मुनाफा 22% की ग्रोथ आपको नजर आएगी और मार्जिन देखे तो 46% से सुधर के 48% के आसपास इस क्वार्टर में देखने को मिले। तो ये पॉजिटिव नतीजे थे, इसलिए हरे निशान में रखा है। लेकिन दूसरी तरफ वेल्सपन एंटरप्राइजेस की बात करें तो कमज़ोर क्वार्टर यहाँ पर देखने को मिला है। मुनाफे में 22% की कमज़ोरी इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। रेवेन्यूज़ 8% से गिरकर इस क्वार्टर में 774 करोड़ के आसपास रहे। कामकाजी लेवल पे मुनाफा ऑलमोस्ट 17% की कमज़ोरी और मार्जिन भी देखें तो 21.5% से गिर के 19.5% के आसपास इस क्वार्टर में रहे हैं। तो वेल्सपन एंटरप्राइजेस की तरफ से कमज़ोर नतीजे। अच्छा, बहुत सारे रिजल्ट्स थे, समझ नहीं आ रहा था कौन सा रखूं कौन सा हटाऊं। खबरें भी थी, तो 2 रिजल्ट्स और सिंगल आउट करे। उसमें एक तो दीपक नाइट्राइट अच्छा नंबर था, मतलब एक्सेप्शनल सेट है। एक डिसाइसिव ऑपरेशनल रिकवरी है, कह लीजिए लास्ट ईयर इसी समय मार्जिन कंप्रेशन था, प्राइसिंग प्रेशर्स थे, तो उससे बहुत बढ़िया तरीके से उभरते हुए। रेवेन्यू 36% का जंप है, EBITDA 190 करोड़ से बढ़ के 540 करोड़ रुपए, मार्जिन 10% से बढ़ के 21% और मुनाफा 112 करोड़ से बढ़ के 345 करोड़ रुपए। इनकी जो फिनोलिक सेगमेंट है, मेरे ख्याल सबसे कोर डिवीजन आजकल वही है और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस, सॉलिड रेवेन्यू, सॉलिड EBIT उसने डिलीवर करके दिया है, क्योंकि खूब अच्छे वॉल्यूम्स थे, बढ़िया स्प्रेड्स थे। दूसरा कैस्ट्रॉल इंडिया, आमतौर पर सिर्फ डिविडेंड पे मजा नहीं आता, नतीजे इस बार बड़े अच्छे आ गए, तो मैं मेंशन कर देता हूं। बड़ा गजब का सेट है, सॉलिड टॉप लाइन बीट है, सॉलिड मार्जिन एक्सपेंशन है और ऊपर से बढ़िया डिविडेंड रोल आउट भी आ गया। क्या हुआ? सीधा सीधा वॉल्यूम्स और प्रीमियमाइजेशन को जो पुश दे रहे हैं वो नंबर्स पे दिखेगा आपको। रेवेन्यू 25% का जंप, EBITDA 41% बढ़ा, मार्जिन 28% से बढ़ के 32%, 28.4 से बढ़ के 32% और मुनाफा 42% का जंप और ₹6.25 का इंटरिम डिविडेंड भी डोल आउट करने का ऐलान। तो दोनों दीपक नाइट्राइट और कैस्ट्रॉल इंडिया सॉलिड परफॉर्मेंसेस इन ग्रीन। ब्रेक के उस पर लौटे तो अगले 4 पे बातचीत। चलिए, तो स्वागत है आपका टॉप 20 में। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और जो चारों स्टॉक बचे वो सारे नतीजों के चलते मैंने अपनी लिस्ट में इंक्लूड किए, क्योंकि कैश के नतीजे जब अच्छे आते हैं तो अच्छा खासा एक अपटिक यहाँ पर देखने को मिलता है। पहला स्टॉक नतीजों के चलते एवलॉन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपको फोकस करके चलना है। PCB का ये कारोबार करती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में ये कारोबार करती है और नतीजे देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। मुनाफा ऑलमोस्ट 14 करोड़ से सुधर के 35 करोड़ पहुँचता हुआ दिखा है। रेवेन्यूज़ 50% की ग्रोथ है। कामकाजी लेवल पर मुनाफा ऑलमोस्ट 94%
6% की ग्रोथ और एबिटा मार्जिन 9% से सुधर के 12% के इस क्वार्टर में आते हुए नजर आए। तो फोकस में रखें एवलॉन टेक्नोलॉजीज को। अगला स्टॉक है सुदीप फार्मा। यहाँ पर भी नतीजे आए और साथ ही साथ गोल्डमैन सैक्स ने अपनी जो होल्डिंग है यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आए। 100 करोड़ की ये डील कल बल्क डील यहाँ पर देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट स्टॉक में DII की इन्वेस्टमेंट देखें तो 15.5% के आसपास है। FIS के पास भी 2% का स्टेक है, लेकिन नंबर्स भी अच्छे हैं। हालांकि मार्जिन फ्लैट रहे हैं इस क्वार्टर में, लेकिन जो गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है उसके चलते आज फोकस में रहेगा स्टॉक। हाँ, मैंने भी खूब सारे लास्ट रेट, फिर मैंने सोचा रिजल्ट तो आगे बातचीत होती रहेगी, लास्ट रेट पे चर्चा नहीं होती, तो आज वो रख दी। एक तो कल पेटीएम हुआ था, दूसरा मीशो, दोनों ब्लॉक विंडो में हुए थे, तो पता ही था खूब बढ़िया डिमांड आई है भर भर की। मीशो को ले जा रहा हूँ, इन ग्रीन रख रहा हूँ। कल जैसा नुपुर ने सुबह आपको बताया था, पीक, एक्सपी और एलिवेशन कैपिटल बेचने वाले हैं माल, दोनों ने 5.5 करोड़ शेयर्स बेचे, यानी कि 975 करोड़ रुपए की बिकवाली दोनों की तरफ से, 1800-1900 करोड़ रुपए की ट्रेड वैल्यू। खरीदार देखिए आप, मैं कुछ ही नाम लेकर आया हूं, लिस्ट लंबी है। फिडेलिटी, ईस्ट स्प्रिंग, BNP पारिबा, अशोका इंडिया, घिसालो, HSBC, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, प्रूडेंशियल हांगकांग, सोसाइटी जनरल वगैरह वगैरह, ये सब बायर्स हैं मीशो के कल के उस लार्ज ट्रेड में। ग्रीन रखता हूं। एक अपोलो पाइप्स, पहले BSE जब चेक कर रहा था तो उसमें एस गुप्ता होल्डिंग्स ने 2.25 लाख शेयर्स खरीदे। NSE पे भी एस गुप्ता होल्डिंग्स ने अनदर 2.25 लाख शेयर्स खरीदे। दरअसल एस गुप्ता होल्डिंग्स प्रमोटर बैक्ड इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग कंपनी है संजय गुप्ता साहब की, जो कंपनी के प्रमोटर है। तो प्रमोटर्स की तरफ से कल दोनों एक्सचेंजेस पे खरीदारी होती हुई, हालांकि स्टॉक चला हुआ है, ये मेरे ख्याल से अपने ईयर हाइज के इर्द गिर्द बैठा हुआ स्टॉक है। ये ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ होमवर्क के तौर पर प्रमोटर बाइंग कर रहा है तो एक स्टॉक सिंगल आउट कर लिया, जिसकी पढ़ाई कर लीजिएगा। अपोलो पाइप्स में रख इन ग्रीन रहा हूं आज के लिए। दोपहर अगले दो कौन से, लास्ट दो कौन से आज के? आखिरी दो स्टॉक, उसमें सबसे पहले यूनिपार्ट्स इंडिया, यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी स्ट्रांग है। 27% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। मुनाफा देखें तो 64% की स्ट्रांग ग्रोथ आपको नजर आएगी। एबिटा ग्रोथ देखें तो 56% की, और मार्जिन भी 19% से सुधर के ऑलमोस्ट 24% पहुंच गए। ऑलमोस्ट 450 बेसिस पॉइंट का इजाफा इस क्वार्टर में आते हुए नजर आए। तो काफ़ी स्ट्रांग नंबर्स है, फोकस में रहने वाले। और आखिरी स्टॉक है शीला फोम। हालांकि ये स्टॉक भी पिछले कुछ समय में चला है, तो यहाँ पर आप नज़र रखेंगे, लेकिन नंबर्स देखें तो काफ़ी समय के बाद इतना अच्छा क्वार्टर देखने को मिला है। 6.5 करोड़ का मुनाफा बढ़ के ऑलमोस्ट 60 करोड़ पहुँचते हुए दिखा है। मार्जिन 9% से सुधर के ऑलमोस्ट 10.5% इस क्वार्टर में आते हुए दिखे। रेवेन्यूज़ में 25% की बढ़त आपको नजर आएगी, और कामकाजी लेवल पे भी मुनाफा देखें तो 45% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली, और काफ़ी समय के बाद एक टर्न अराउंड क्वार्टर कह सकते हैं शीला फॉर्म के लिए आते हुए नजर आया है। अच्छे नंबर्स और दोनों सेगमेंट बढ़िया करके गए इनका। लास्ट दो, अच्छा वैसे नायका टीम में नहीं है, नंबर्स उसके भी बहुत अच्छे हैं, पर चला भी बहुत हुआ है। पर क्या करें, आपके पास ऑप्शन BC स्टॉक चुनने का था, उसमें कुछ हटाने पड़ते हैं आपको। सर नायका तो क्वार्टर 1 के अपडेट के बाद भी एक बार चला हुआ है, तो ठीक है, लेकिन नंबर्स उसके भी अच्छे थे। रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया टीम में जा रहा है। कल ही वैसे मेंशन कर रहा था मेरे ख्याल से नंबर्स पे सुबह, और कल अच्छा चल गया ऑलरेडी, तो छोड़ दीजिएगा स्टॉक को। सिर्फ रडार पे कल की तेजी एकदम तूल पकड़ की गई थी, क्योंकि कल BNP पारिबा फाइनेंशियल मार्केट्स ने 38 लाख शेयर्स खरीद डाले इसके खुले बाजार में, तो एकदम से और तूल पकड़ गया इसका। अच्छे नंबर्स के बाद इस तरह की मैसिव बाइंग हुई, और रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया आज रडार पे रख लीजिएगा। और एक और है पूना वाला फिनकॉप, इस पे इसकी PFL एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट ने कल 47 लाख शेयर्स बेचे थे, इसमें भी अच्छी बाइंग। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, हीलियस म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड और HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने वो सारा चंक पूना वाला फिनकॉप का एब्जॉर्ब कर लिया। ग्रीन रख रहा हूं बायर्स के नाम देखते हुए, तो रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया और पूना वाला फिनकॉप भी इन ग्रीन होते हुए। खैर 10 स्टॉक्स हम दोनों ने पूरे कर लिए हैं। आज की जो टॉप 20 का लाइनअप है, इसका एक क्विक रैप अप ब्रेक के उस पार।
चलिए तो स्वागत है आपका टॉप 20 में फिर से एक बार और फटाफट से रिकैप कर लेते हैं सारे स्टॉक्स का। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड गो डिजिट यहाँ पे फोकस रहेगा सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के चलते। पिडिलाइट क्रूड 80 के नीचे पॉजिटिव ब्रोकरेज व्यू नतीजों के बाद। ओएनजीसी Q1 परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। मेट्रोपोलिस हेल्थ वेल्थमैन एंटरप्राइजेस यहाँ पर भी परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग Q1 की। एवलॉन टेक्नोलॉजी सुदीप फार्मा यूनिपार्ट्स इंडिया और शीला फॉर्म के भी नतीजे देखे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आए। बिल्कुल ठीक, 10 और जोड़ दीजिए इसमें जो स्टॉक्स आज आप रडार पे रख सकते हैं। भारती एयरटेल, मैरिको अपने नंबर्स पे, HPCL, इन्फोसिस ग्लोबल समीकरणों को देखते हुए, दीपक नाइट्राइट और कैस्ट्रॉल भी अपने सॉलिड कैस्ट्रॉल का तो Q2 परफॉर्मेंस हो गया, दरअसल से ठीक कर दिया, मैंने गलत भेज दिया होगा, वो कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। बाकी लास्ट ट्रेड्स भी अच्छे थे, मीशो, अपोलो पाइप्स, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया और पूनाला फिनकॉर्प, तो इनको भी आज फोकस में रखा है।